1942 से ही सावरकर जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था और गिरते हुए स्वास्थ्य के बावजूद वो यात्राएं पर यात्राएं करते रहे, लोगों से मिलते रहे, हिंदुओं को एक करने की कोशिश करते रहे। सारे मुस्लिम लीग से तो जुड़े हुए नहीं थे, तो उन्होंने गैर लीगी मुसलमानों से बात करनी शुरू की। गैर लीगी, जो मुस्लिम लीग की प्रस्तावना से, उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, ऐसे मुसलमानों को वो अपने पक्ष में लाने की कोशिश की कि आजादी मिले, अखंड भारत को आजादी मिले। हम सबसे अंत में सावरकर जी का बयान हुआ। 2.5 घंटे सावरकर जी बोले और 57 पेज का उनका इस लिखित स्टेटमेंट था। परत दर परत वो जो गवाह था ना बड़गे, उसकी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, एक सफल वकील की तरह, एक कुशल वकील की तरह। ऐसा कहां देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो दिवंगत हो चुका है, स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर से उनको विवाद के दायरे में लाया जाता है। यही है एक विवादित विरासत सावरकर जी का, यही है विडंबना एक देशभक्त के जीवन का। नमस्कार मित्रों, सावरकर जी की जीवनी के ऊपर जो पुस्तक का दूसरा खंड है, उस दूसरे खंड के वीडियो के दूसरे भाग में आप सबों का स्वागत है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो में उस किताब के बारे में आपको जानकारी देना संभव ही नहीं है, इसलिए ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ा और ये अंतिम भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आधार है पुस्तक का, विक्रम संपत ने जितनी मेहनत की है, तो आज किस किस बिंदु पर बात करनी है। तो सबसे पहले तो 1937 के बाद, 1937 में मैंने कहा था कि पूर्ण रिहाई जिसको बोलते हैं, सभी पाबंदियों से सावरकर जी मुक्त हुए, हिंदू महासभा की स्थापना की, उसके अध्यक्ष बने और उसकी गतिविधि क्या रही आजादी मिलने तक। उसके बाद आता है 1942, गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट और उस पर फिर हिंदू महासभा की भूमिका और सावरकर जी की भूमिका, फिर देश की आजादी और आजादी के साथ देश का बंटवारा, उसके तत्पश्चात गांधी जी की हत्या और उस हत्या में सावरकर जी का षड्यंत्रकारियों में से एक के रूप में उन पर मुकदमा चलाया जाना। और वो मुकदमा कहां चला? लाल किले में। लाल किले के एक भाग को अदालत में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया और वहां महीनों तक मुकदमा चला। उस पर भी मैं तफसील से, विस्तार से उस पर मैं बात करूंगा। फिर सावरकर जी को रिहाई मिली, वो निर्दोष मुक्त हुए और ढेर सारी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो सावरकर जी के जीवन में, उनके राजनैतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले बात करता हूं, आप लोगों ने सुना होगा इतिहास में क्रिप्स मिशन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इंग्लैंड को भारतीय लोगों की सहायता चाहिए थी। इसी सिलसिले में क्रिप्स भारत आए और क्रिप्स ने बात करना शुरू किया कांग्रेस पार्टी से। क्रिप्स की कुछ शर्तें थी, गांधी जी वगैरह से उनकी वार्ता होती थी। ऐसे में ही एक सावरकर जी ने एक पत्र लिखा कि हिंदू महासभा भी एक पक्ष है। आप कांग्रेस से बात करते हैं, मुस्लिम लीग से बात करते हैं, हिंदुओं का क्या? तो उसी समय पहली बार ना सिर्फ अखिल भारतीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की चर्चा हुई और सावरकर जी को भी एक स्पेस मिला प्रेस में, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सिर्फ गांधी और जिन्ना पर चर्चा करते थे, लेकिन अब 3 फोर्सेस हो गए भारत में। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, आजादी चाहने वालों में 3 फोर्सेस की चर्चा होने लगी। कांग्रेस पार्टी तो थी ही, मुस्लिम लीग थी और अब हिंदू महासभा।
और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात है, क्रिप्स और सावरकर जी की मुलाकात। क्रिप्स ने खुद स्वीकार किया है, पेज 291 में है, इस पुस्तक के पेज नंबर 291 में पढ़ेंगे, मजा आएगा। क्रिप्स ने खुद स्वीकार किया है कि सावरकर जी ने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया, वही मेरे प्रस्तावों में कमियां गिनाते रहे और उनकी जो मांगे थी उन मांगों के समर्थन में स्पष्ट रूप से वो बोलते रहे। मीडिया में भी काफी तारीफ हुई, प्रशंसा हुई सावरकर जी की साफ गोई की। वो जो चाहते थे लोग उनसे सहमत हों या ना हों, वो चीज स्पष्ट रूप से वो सामने रख देते थे। हिंदू महासभा के दौरान हिंदुओं के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने, देश के सामने, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया, कोई उसकी आंशिक रूप से उसके प्रस्ताव को मानने को तैयार था। और सावरकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा, भारत को संपूर्ण आजादी, संपूर्ण, उसमें न कोई बंटवारा चाहिए, न कोई इफ और बट चाहिए। वो प्रस्ताव नहीं मानना था, नहीं माने, लेकिन सावरकर जी की पहचान हो गई। मतलब एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर, एक आजादी की लड़ाई में एक सक्रिय भाग लेने वालों में, अभी तक उनको पृष्ठभूमि में रखा गया था, अब सामने आ गए खुलकर। और फिर जब गांधी जी ने, ये एक बड़ा, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फनी लगेगा कि गांधी जी ने किन परिस्थितियों में क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा कर दी। और क्विट इंडिया मूवमेंट संपूर्ण रूप से एक अहिंसक आंदोलन नहीं था। इस किताब की यह भी बड़ी दिलचस्प बात है, पढ़िएगा। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 20,000 लोग मारे गए, सैनिकों की गोलियों से, पुलिस के अत्याचार से, और इस पर कहीं कोई बात नहीं हुई। और सावरकर जी शुरू से इस क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करते रहे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सारे कांग्रेसी नेताओं को जेल भेज दिया गया और कांग्रेस और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला ही कोई नहीं बचा था। सावरकर जी इस चीज से सहमत नहीं थे। एक और बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होते ही जो भी राजनीतिक ताकतें थी भारत में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या सुभाष जी हो या मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, सावरकर जी, ये सब लोग ये मानकर चल रहे थे कि सूनर और लेटर, देर सवेर, अब भारत को आजादी मिलनी है। कैसे मिलनी है, किस तरह की आजादी मिलनी है, बस यही संशय की स्थिति थी। और इसी के लिए जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुका था, प्रांतीय सरकारें बनने का। और मतभेद, हर जगह मतभेद था, कांग्रेस पार्टी के भीतर घोर मतभेद। पढ़िए इस पुस्तक को। हिंदू महासभा में भी लोग अब कांग्रेस की तरह मुड़ने चले थे। पढ़ेंगे आपको मैं जानकारी दे दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के एक बड़े ही वरिष्ठ सदस्य थे, एक बड़े ही प्रमुख नेता थे, बैठकों में भाग लेते थे, सभाओं को संबोधित करते थे। लेकिन आप जानेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाद में कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो ये असहमतियां होने लगी थी, क्योंकि सबको आजादी दिख रही थी, कैसे आजादी ले ली। अब सावरकर जी का क्या इसमें था, उन्होंने देश भ्रमण शुरू किया, जम्मू कश्मीर की यात्राएं की, जम्मू क्षेत्र में हिंदुओं को संबोधित किया। एक और प्रयास है सावरकर जी का, अनूठा प्रयास। सारे मुस्लिम लीग से तो जुड़े हुए नहीं थे, तो उन्होंने गैर लीगी मुसलमानों से बात करनी शुरू की। गैर लीगी, जो मुस्लिम लीग की प्रस्तावना से, उसके प्रस्ताव से
सहमत नहीं थे, ऐसे मुसलमानों को वो अपने पक्ष में लाने की कोशिश की कि आजादी मिले तो अखंड भारत को आजादी मिले। ये सारे प्रयास थे सावरकर जी के, और सावरकर जी इन प्रयासों में लगे रहे। फिर देश को आजादी मिली, क्योंकि कांग्रेस की तो नीति ही थी, अंग्रेजों की नीति थी, कांग्रेस मान लिया उन लोगों ने। देश का बंटवारा हुआ। मैंने पहले भी आपको कहा है, सावरकर जी इस बात से बेहद दुखी थे, व्यथित थे। वो नहीं चाहते थे, उनका सपना था अखंड भारत। तो देश को आजादी मिली, देश के दो टुकड़े भी हो गए, और सिर्फ आजादी मिली और टुकड़े नहीं हुए, लाखों की संख्या में जाने गई। कहां था इंसाफ? और अब एक प्रमुख बिंदु पर आते हैं, जो सावरकर जी के जीवन की शायद सबसे महत्वपूर्ण घटना है, गांधी जी की हत्या। गांधी जी की हत्या होती है। सावरकर जी इसकी निंदा करते हैं, ऑन रिकॉर्ड है इस पुस्तक में। बातचीत भी है उन लोगों में, और वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं, हत्या नहीं होनी चाहिए। यदि गांधी से आपको इतना ही विरोध है, आपको लग रहा है कि गांधी जी हिंदुओं का इतना ही अहित कर रहे हैं, तो उनको किसी किले में बंद कर दिया जाए। ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड सावरकर जी का। हत्या नहीं होनी चाहिए थी, वो हत्या के विरोध में थे, उन्होंने हत्या की निंदा की। इसके बावजूद उन्हें षड्यंत्रकारी माना गया। कैसे? तो उन्हीं लोगों के ग्रुप में, यानी जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, और बहुत दिनों से यह षड्यंत्र रचा जा रहा था कि पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, उसमें एक व्यक्ति था बडगे करके। बडगे ये गवाह बन गया, सरकारी गवाह। और इसी व्यक्ति ने, इसी सरकारी गवाह बडगे ने सावरकर जी का नाम ले लिया कि ये लोग सावरकर निवास पर वहाँ हिंदू महासभा के ऑफिस में मिले थे, इन लोगों ने षड्यंत्र की थी, गांधी जी की हत्या की। फिर क्या था, नई नई सरकार बनी थी कांग्रेस की, वो ऐसे ही सावरकर की विचारधारा को नहीं मानते थे। सावरकर जी को व्यक्तिगत रूप से उनसे डिसलाइक कहिए, नफरत कहिए, घृणा कहिए, जो कहिए, वो सब थी सावरकर जी से। तो ये मौका मिला और सावरकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि 1942 से ही सावरकर जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था, और गिरते हुए स्वास्थ्य के बावजूद वो यात्राएं पर यात्राएं करते रहे, लोगों से मिलते रहे, हिंदुओं को एक करने की कोशिश करते रहे। फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद, जैसा मैंने कहा, फरवरी में उनकी गिरफ्तारी हुई, और ये मुकदमा चला। रेड फोर्ट केस के नाम से मशहूर है ये, रेड फोर्ट केस, लाल किला मुकदमा। 24 जून 1948 से 6 नवंबर, जून और नवंबर तक, लगभग 6 महीने ये मुकदमा चला लाल किले में। 9 मुख्य अभियुक्त थे, 9 एक्यूज्ड थे। 2 गोडसे थे, केतकर करके थे, सावरकर जी सबसे अंत में थे, और सबसे ज्यादा उम्र के सावरकर जी थे उन 9 अभियुक्तों में। और उस मुकदमे के दौरान सुनवाई हुई सबों की, और उसके बाद इन लोगों को बोलने का मौका दिया गया। गोडसे जी का तो बिल्कुल लंबा, घंटों बयान था, नाथूराम गोडसे का, पढ़िएगा पुस्तक में। उनके जो अपने तर्क थे, उसको बिल्कुल भावनात्मक रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया,
और उन्होंने अपने वक्तव्य में सावरकर जी को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी कि इनका इनमें कहीं कोई हाथ नहीं है। वही आधार बना, सावरकर जी के निर्दोष सिद्ध होने का आधार बना नाथूराम गोडसे का बयान। सबसे अंत में सावरकर जी का बयान हुआ। 2.5 घंटे सावरकर जी बोले और 57 पेज का उनका इस लिखित स्टेटमेंट था। परत दर परत वो जो गवाह था ना बड़गे, उसकी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, एक सफल वकील की तरह, एक कुशल वकील की तरह। और इसी में एक आता है, मैं बताऊंगा आपको कि अंबेडकर जी और सावरकर जी के जो वकील थे भोपटकर, उनके बीच की भी मुलाकात है। थोड़ा दिलचस्प है। कुछ चीजें पुस्तक पढ़ने के लिए भी तो रहने दिया जाना चाहिए ना। वो सब चीजें आपको बहुत ही फनी, इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीजें लगेंगी। लेकिन मेरा मतलब क्या, पुस्तक में है क्या? तो मैं आप सावरकर जी का बयान तो आपको नहीं बोल सकता ना, लेकिन पढ़िए, वो सावरकर जी का बयान पढ़िए, नाथूराम गोडसे का बयान पढ़िए, और मुकदमे की सुनवाई के दौरान किस तरह का व्यवहार था इन लोगों में वो देखिएगा कि 9 में से जो 8 लोग थे सावरकर जी को छोड़कर वो आपस में हंसी मजाक करते रहते थे। और अंत में जब सजा सुनाई गई, कोई दुखी नहीं था एक वडगे को छोड़कर। वडगे जिसने गद्दारी की थी, जो सरकारी गवाह बना, उसी की आंखों में आंसू थे। बाकी सब हंसी मजाक चुहल कर रहे थे। सावरकर जी गंभीर बने हुए थे। और इस मुकदमे के दौरान जज ने पुलिस को फटकार लगाई कि आपने इस केस की सही ढंग से पड़ताल नहीं की, आपने इस सावरकर नाम के व्यक्ति को गलत इस केस में घसीटा है और उन्हें निर्दोष सिद्ध किया जाता है। मुक्त हुए सावरकर। एक और दिलचस्प घटना है दोस्तों, दुखद है, बहुत दुखद है, लेकिन इन चीजों को ना दरकिनार कर दिया गया है। अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के प्रवर्तक मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या जब हुई तो महाराष्ट्र के इलाके विशेष में हिंसा हुई, जबरदस्त हिंसा। और हिंसा मराठी ब्राह्मणों के अगेंस्ट, चित्पावन ब्राह्मण, मराठी ब्राह्मणों के विरुद्ध हिंसा हुई। बहुत सारे लोग मारे गए, चिन्हित किया गया मराठी ब्राह्मणों को मुंबई में और अलग अलग क्षेत्रों में। और इसी हिंसा के दौरान जो सावरकर जी के छोटे भाई थे नारायण सावरकर, उनके भी सिर में गंभीर चोट आई और उसके बाद से वो ऐसे बीमार पड़े कि बस मृत्यु के साथ ही वो चोट गई। तो ये गांधी जी की हत्या की प्रतिक्रिया थी। पुस्तक से जानकारी आपको मिलेगी, आप पुस्तक से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब एक और घटना होती है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जबरदस्त रूप से चर्चा होनी चाहिए थी, और ये चर्चा है, जैसे कि पुस्तक है ये एक विवादित विरासत। तो ये विवादित विरासत है क्या? पेज के पुस्तक संख्या 502 में जब आप आएंगे तो यहां एक घटना है, उसका थोड़ा विस्तार से मैं वर्णन करना चाहूंगा। सावरकर जी की मृत्यु से कोई 1 वर्ष पहले 12 अक्टूबर 1964 को 1964 को महात्मा गांधी की हत्या के दोषी गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा उम्र कैद काटने के बाद जेल से रिहा हुए थे। ये लोग जेल से रिहा हुए थे जिनका जिनका मैंने नाम लिया।
और पूना में गोपाल गोडसे और करकड़े का नायकों सरीखा सम्मान हुआ। सार्वजनिक सम्मान सभा आयोजित किए गए और एक महीने के बाद 12 नवंबर 1964 को एक विशेष पूजा आयोजित की गई और निमंत्रण पत्र बांटे गए। इस पूजा के अवसर पर लोगों को बुलाया गया। इसमें नाथूराम गोडसे को देशभक्त लिखा गया था। जो भी हो, लोग आए और उसमें एक व्यक्ति थे जीवी केतकर। जीवी केतकर जी बाल गंगाधर तिलक के दामाद थे और केसरी के पूर्व संपादक थे। अब केतकर जी ने जब भाषण देना शुरू किया उस अवसर पर, 12 नवंबर 1964 की बात है ये, तो उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया उस भाषण में। बड़बोलापन भी कह सकते हैं, आत्ममुग्धता भी कह सकते हैं, या हो सकता है कि ये कठोर यथार्थ हो। जो भी हो, उन्होंने अपने भाषण में कह दिया कि मुझे और बहुत सारे लोगों को इस हत्या की जानकारी पहले से थी। गांधी जी ने एक बार इच्छा व्यक्त की थी कि 125 वर्ष तक जीना है, तो किसी ने कह दिया इतने दिन जीने कौन देगा। ये सारी बातें उन्होंने बोल दी। अब ये बयान, ये भाषण काफी विस्फोटक सिद्ध हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र ही नहीं देश भर में ये आयोजन, ये सम्मेलन, ये सभा और केतकर जी का भाषण सुर्खियों में आ गया। बस महाराष्ट्र की विधानसभा, देश के संसद, हर जगह हंगामा मच गया कि ये क्या है। ऐसे खुले रूप से लोग वाहवाही ले रहे हैं कि हाँ, गांधी जी की हत्या की जानकारी मुझे थी और हमें इसमें कोई अफसोस नहीं है। और किसने? बाल गंगाधर तिलक के दामाद ने, जीवी केतकर जी ने। बस फिर क्या था? अब मांग उठने लगी कि गांधी जी की हत्या की जांच फिर से की जाए। हो चुकी थी जांच, लाल किला मुकदमा चल चुका था, अब फिर से की जाए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो 1965 को एक जांच आयोग बिठाया गया। पुस्तक पृष्ठ संख्या 503 में पढ़ रहा हूं इस पुस्तक की। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जीवनलाल कपूर ने 21 नवंबर 1966 में उनका कार्य, मतलब इस आयोग का कार्य संभाल लिया और उसने फिर से जांच शुरू की। सावरकर जी के जीवन में शायद चैन ही नहीं था, राहत ही नहीं थी। मुश्किलों का सामना करने के लिए ही वो व्यक्ति बना था। गांधी जी की हत्या होती है 48 में, एक केस चला ही लाल किले में, उससे उनको निर्दोष सिद्ध किया गया। फिर 1966 और 1966 में फिर गांधी सावरकर जी की भूमिका की जांच होने लगी। अब निकट है सावरकर जी मृत्यु के। आजाद भारत के इतिहास के दुखद और बंद हो चुके अध्याय को पुनः जांच के लिए खोल दिया गया था। इस प्रक्रिया के तहत 1966 में, याद रखिएगा, 1966 में सावरकर जी की मृत्यु होती है और 1966 में यह जांच आयोग बैठता है और जो व्यक्ति मर चुका है, इस प्रक्रिया के तहत दिवंगत सावरकर और षड्यंत्र में उनकी कथित भूमिका एक बार फिर सार्वजनिक बहस के दायरे में आ पहुंची थी। जीवन पर्यंत नहीं, मैंने गलत कहा थोड़ी देर पहले, जीवन पर्यंत नहीं, ऐसा कहां देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो दिवंगत हो चुका है, स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर से उनको विवाद के दायरे में लाया जाता है।
यही है एक विवादित विरासत सावरकर जी का। यही है विडंबना एक देशभक्त के जीवन का। और क्या हुआ उस आयोग का फैसला? 101 गवाह से बात की, 407 दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, 162 दिन लगे, 6 खंडों में बृहत रिपोर्ट तैयार हुआ इस आयोग का, और फिर बाद में मुक्त कर दिया गया षड्यंत्र के आरोप से। लेकिन वही चीजें बार बार घूमती रहती हैं। सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी क्यों मांग ली, या माफी मांग ली? नहीं मांगी माफी। सावरकर जी का हाथ था गांधी जी की हत्या में? नहीं था। एक बार नहीं, दो बार सिद्ध हुआ। फिर भी उन्हीं बातों को बार बार दोहराया जाता है। एक और बात मैं यहां करना चाहूंगा। जब सावरकर जी से पूछा गया, पेज नंबर 492 पर आइएगा, वो सावरकर जी का एकमात्र इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। जब सावरकर जी से पूछा गया कि आप अपने जीवन की 3 घटनाओं का वर्णन कीजिए, आप ऐसी कौन सी 3 घटनाएं याद करना चाहते हैं? एक तो ये भी है कि आप क्रांतिकारी कैसे बने, तो उसमें मैंने फिल्म की जब समीक्षा की थी, उसमें बताया था कि चापेकर बंधु को जब फांसी हुई थी, वहीं से उन्होंने देशभक्ति की भावना उनमें जगी। तो 3 घटनाएं क्या क्या हैं? वो 3 घटनाओं में एक तो वो बोलते हैं कि कैसे जेल से भागे। हाँ, 3 रोचक यादें उनकी क्या क्या है, 491 पेज पर है। तो पहला है उनका स्टीमर से कूद कर भागना, फिल्म में भी आपने देखा होगा। और दूसरी बात थी हिंदू महासभा की स्थापना और हिंदुओं की एकता के लिए काम करना। और तीसरी बात बोलते हैं कि जब बरसों बाद अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी से मिलते हैं, ये सब उनके जीवन की यादगार घटनाएं हैं। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है सावरकर जी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करने का इस पुस्तक के आधार पर। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी विक्रम संपत जी ने सामग्रियां जुटाई हैं, यहाँ लिखी हैं, मैं उन्हीं बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं कि आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो इस पुस्तक में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, कुछ दुखद भी, कुछ मजेदार भी, कुछ फनी, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ आई ओपनर के रूप में। तो इस वीडियो में तो मैं इतना ही। तीसरा जो वीडियो होगा उसमें मैं सावरकर जी के बारे में सिर्फ अच्छी बातें, सकारात्मक बातें, अपनी तरफ से नहीं, जो लोगों ने कही है। किन लोगों ने? प्रेस के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने और लुई फिशर जैसे पत्रकार ने। उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तीसरा और अंतिम वीडियो शायद होगा वो। स्नेह दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रोत्साहित कीजिए कि मैं इस तरह की बातें आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों।